आज का टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम पहले भी देखे, जैसे पहले हमने पीछे बात की एलिमेंट की, तो एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जितने भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते ही सारे केमिकल्स को हैं, तो जितने भी केमिकल्स हैं उनके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। एक उसूल है जिसके तरीके से हमने केमिकल फार्मूलाज को बनाया हुआ है। केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है? दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल को जब सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको केमिकल फार्मूला कहा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं एब्रीविएशन फॉर द फुल नेम ऑफ द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड लिया जाता है, उसके फुल नेम के बजाय उसके लिए एब्रीविएशंस यूज की जाती हैं, तो इसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? दिस इज द symbolic representation of the molecule, or this is the abbreviation for the full name of the compound। ये हमारे पास केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन आ गई। इसको अगर हम सिंपली देखें तो केमिकल फार्मूला का हमें फ़ायदा क्या होता है? देखें, जैसे हम ये लिखते हैं 2 × 2 = 4। इसको हम बजाय यूँ लिखें 2 multiplied by 2 = 4, तो बजाय इसके हम ये लिखें 2 × 2 = 4। इतनी लंबी कहानी के बजाय हम ये लिखते हैं, सिंबल्स डाल देते हैं 2 × 2 = 4। तो ये चीज़ हमारे लिए आसानी का ज़रिया बनती है। हम आराम से इस चीज़ को, ये इस तरह से वक्त भी कम लिया जाता है और स्पेस भी कम यूटिलाइज होती है। इसी तरह से जितने भी केमिकल्स हैं उनके लिए भी सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, हम किसी भी मॉलिक्यूल को लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं CO2, ठीक है। इसका नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इतना लंबा लिखने के बजाय ये लिख दिया जाता है CO2। इस तरह से हमारा वक्त भी बच जाता है और हमें बात समझ भी आ जाती है। अगर CO2 लिखा हुआ है तो इट मीन्स दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से हमें जब हम कोई फार्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला, तो उससे हमें पता चल जाता है दो चीज़ें। एक तो हम पता चल जाता है कि उसके अंदर टाइप्स ऑफ एटम्स कौन से हैं, और दूसरा उनके बीच में एग्जिस्ट होने वाली रेशो कौन सी है। लाइक देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले रहे हैं तो कार्बन है इसके अंदर और ऑक्सीजन है, जिनके बीच में रेशो 1:2 आ रही है। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। ये दोनों कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, रेशो आती है 1:2। तो यूँ हमें केमिकल फार्मूला से ये पता चलता है कि दिस इज़ द सिंबॉलिक। हमने कार्बन के लिए CARBON नहीं लिखा, बल्कि C सिंबल डाल दिया। ऑक्सीजन के लिए भी OXYGON ऑक्सीजन और TWO2 और ये ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं लिखी हैं, बल्कि सिंबल्स के साथ इसको शो कर दिया है। तो यूँ हम कहते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? दिस इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और दिस इज़ द एब्रीविएशन फॉर द फुल नेम ऑफ द दिस इज़ द एब्रीविएशन फॉर द फुल नेम ऑफ द कंपाउंड। इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। One is the type of the atoms and other is the ratio present among the existing atoms। अब देखिए, इससे हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं। वन इज़ द टाइप एंड अदर इज़ द रेशो। हमें पता चलता है कि किस टाइप के एटम्स प्रेजेंट है और उनके बीच में कौन सी रेशो एग्जिस्ट करती है। हमारे पास एग्जांपल्स देख लें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। H2SO4 हमें पता चला यहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद है, जो कि 2 एटम्स हैं। सल्फर मौजूद है जो कि 1 एटम है। ऑक्सीजन है जो 4 एटम्स हैं, तो ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से मीथेन है तो CH4 इसका केमिकल फार्मूला है। इनके बीच में कार्बन हाइड्रोजन है, रेशो 1:4 आती है। इस तरह से देख लें, आयरन ऑक्साइड है जिसका फार्मूला हमने आयरन का सिंबल Fe लिखा, साथ ऑक्सीजन 3 के साथ इसकी रेशो आई है तो Fe2O3 आ गया। तो यूँ हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है वो बता देता है हमें कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है और उनके बीच में क्या रेशो एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि केमिकल फार्मूला है क्या चीज़ है। जितने भी केमिकल्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल फार्मूला को अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फार्मूलाज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। वन इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला,
सेकेंड इज मालिकुलर फार्मूला एंड थर्ड इज द फार्मूला यूनिट। ठीक है, 3 फार्मूलाज हमने ले लिए, एम्पेरिकल फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। पहले हम फोकस करते हैं अपने फर्स्ट फार्मूला के ऊपर। फर्स्ट हम लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहा जाता है। इसको सिंपलेस्ट फार्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो को। ठीक है, जो भी फार्मूला है मींस के केमिकल फार्मूला है, उसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनके बीच में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो को ये शो करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन की, इसके बीच में रेशो सिंपलेस्ट जहाँ पे शो की जाती है, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला आता है CH। शुगर के लिए एम्पेरिकल फार्मूला आता है CH2O। इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला लिया जाए तो HO आता है, एसिटाइलिन का फार्मूला लें तो CH आता है। तो हम सिंपली क्या कहते हैं, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट फार्मूला एज इट शोज द स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द molecule. Like we take the example of the benzene. Benzene has the empirical formula CH, sugar has the formula CH2O, hydrogen peroxide has the formula HO and acetylene has the formula CH. Same हम मूव हो जाते हैं टूवर्ड मालिकुलर फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला को हम एक्चुअल फार्मूला कहते हैं क्योंकि वो छोटी करके सिंपल करके चीज़ को शो नहीं करता, बल्कि जिस एक्चुअल नंबर के साथ, जिस एक्चुअल रेशो के साथ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जो रेशो वो आपस में बरकरार रखते हैं, उसको एक्चुअल फार्मूला कहते हैं या फिर मालिकुलर फार्मूला कहते हैं। मालिकुलर फार्मूला या एक्चुअल फार्मूला क्यों एक्चुअल? क्योंकि ये एक्चुअल रेशो को शो करता है, सिंपलेस्ट रेशो को शो नहीं करता। ठीक है, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट रेशो को शो नहीं करता, बल्कि क्या शो कर रहा है? एक्चुअल रेशो। जैसे हमने एग्जांपल्स वही रखी हैं मैंने, ताकि ये चीज़ें कंपैरेटिवली देखी जाएं तो आसान हो जाती हैं। बेंजीन है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला था CH, लेकिन इसका मालिकुलर फार्मूला आता है C6H6। कैसे हुआ कि यहाँ पे जो ये कार्बन के साथ 6 है, हाइड्रोजन के साथ 6 है, 6 को हमने स्टैंडर्ड लिया, यहाँ पे 6 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया, और 1 1 को हम यहाँ पे लिखते नहीं है, सिंपली CH लिख दिया। तो हमने एक डिजिट को सेलेक्ट किया, उसके साथ उस जितने भी हमारे पास नंबर्स थे उनको सिंपल करके स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो में लिख के हमने एम्पेरिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें सेकंड हमारे पास आ जाती है एग्जांपल शुगर की, जिसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2 होता है और यहाँ पे हमारे पास इसका मालिकुलर फार्मूला C6H12O6। ये असल फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला है। यहाँ पे भी हम 6 के टेबल के साथ इनको सिंपल कर देते हैं। 6 1 is 6, 6 2 is 12 and 6 1 is 6. Then ratio becomes 1 ratio 2 ratio 1. We have CH2O 1 ratio 2 ratio 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड देखते हैं, जिसका एक्चुअल फार्मूला आता है H2O2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन से भी 2 के टेबल के साथ और ऑक्सीजन को भी सिंपल कर दिया। दिस बिकम्स 1 ratio 1 एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड हैज द सिंपलेस्ट फार्मूला और द एम्पेरिकल फार्मूला इज द HO। There is the ratio of 1 ratio 1 in hydrogen peroxide in the empirical formula, and its molecular formula is H2O2. Then we have the formula of acetylene, which is C2H2। This is actual formula, और रेशो यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 ratio 1 आ जाएगा और हमने यहाँ पे CH शो कर दिया। ठीक हो गया यहाँ तक। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम देखें हमारे पास अगर मालिकुलर फार्मूला मौजूद है, ठीक है, हमारे पास मालिकुलर फार्मूला हमारे पास मौजूद है। जैसे हमारे पास बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला आता है C6H6। हमने इसको एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए इनको सिंप्लीफाई किया तो CH एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं H2O2 की। ये सिंपल हो के HO हो गया, जो कि एम्पेरिकल में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये कि हम मालिकुलर फार्मूला को एम्पेरिकल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अगर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला हो, अगर हमारे पास लिखा हो CH, ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट करना हो मालिकुलर फार्मूला में, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है मालिकुलर फार्मूला के अंदर,
तो क्या करेंगे, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला करेंगे। n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n कोई भी नंबर होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे अगर बेंजीन की बात करते हैं, हमने बेंजीन के लिए करना है तो 6 लगाएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला इसका आता है CH, तो यहाँ पे ये हो जाएगा C6H6। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि जो मालिकुलर फार्मूला होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पे देख लें, मालिकुलर फार्मूला को बनाने के लिए किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास मौजूद हो उससे हमें क्या बनाना है, मालिकुलर फार्मूला बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला करते हैं, और n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कोई भी हो सकती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली, बेंजीन की ही ले लेते हैं। इसका हमारे पास मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, n की जगह पे हम 6 डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा C6, ये 6 इस कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, यही वाला 6 इस हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। C6H6 इज़ द मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। सेम अगर हम यहाँ पे शुगर के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या आता है हमारे पास, मालिकुलर फार्मूला ऑफ शुगर, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ शुगर, ठीक है। n हम यहाँ पे लेते हैं, 6 लेते हैं, इंटू एम्पेरिकल फार्मूला आता है हमारे पास CH2O, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर सबके साथ, का 6 कार्बन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C6, हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा तो H12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी 6 हो जाएगा, तो यूँ ये बन जाएगा C6H12O6। इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला हो तो मालिकुलर फार्मूला बनाया जा सकता है, मालिकुलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला भी बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मालिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, वो डिफरेंट नहीं हो सकता। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास मौजूद है कंपाउंड है वाटर H2O, इसका कोई चेंज इसके अंदर ये खुद ही सिंपलेस्ट रेशो के अंदर एग्जिस्ट करता है, मज़ीद ये सिंपल नहीं हो सकता। इस तरह से अमोनिया NH3 को देखें, मीन्स कि नाइट्रोजन की वैल्यू है ही 1 है, यहाँ पे इसकी रेशो 1 आ रही है, तो इसको मज़ीद छोटा हम नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर जो कंपाउंड है उसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला भी बने और मालिकुलर भी बने, तो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका मालिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम रहता है। यहाँ तक हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर दी, 1 इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, सेकंड इज़ मालिकुलर फार्मूला, और अब हमारे पास थर्ड चीज़ बच जाती है, दैट इज़ फार्मूला यूनिट। पिछली क्लासेस में भी आपने कहीं थोड़ा बहुत आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके फार्मूलाज ना तो एम्पेरिकल हो सकते हैं ना मालिकुलर हो सकते हैं, मीन्स कि उनको हम सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम, ये जो फार्मूला यूनिट है ये एग्जिस्ट करता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, इसी वजह से इसको मैंने आयनिक फार्मूला लिखा है, ठीक है। फार्मूला यूनिट कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, मेटालिक कंपाउंड्स के लिए, मीन्स कि किसी दूसरे के लिए फार्मूला यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आयनिक फार्मूला जो है, फार्मूला यूनिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। ये क्या होता है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जिनके अंदर आयंस पाए जाते हैं, जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर जो सिंपल यूनिट होती है, एक यूनिट, जैसे देखिए हम घर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम अगर ईंटें लगा रहे हैं तो एक ईंट के साथ दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट आपस में जुड़ी होती है, ऊपर से हम उसको सारा वाइट वॉश कर लेते हैं, सही मतलब उसको लेप कर देते हैं सीमेंट लगा के, तो ये पता नहीं होता कि अंदर से क्या है, लेकिन अंदर से वो क्या है, एक एक ईंट है। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड्स के अंदर भी क्या होता है, एक यूनिट होती है,
ठीक है, एक यूनिट है, एक आइडेंटिटी है, उसने अपनी पहचान को बरकरार रखा हुआ है। मीन्स के दीवार बनने से पहले ये नहीं था कि वो ईंट थी और दीवार बनने के बाद वो ईंट ना रहे, मतलब हम दीवार को तोड़ें तो उसमें से ईंट ही निकलेगी, कुछ और चीज़ नहीं बन जाएगी। एक यूनिट होती है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे ईंट के साथ ईंट लग के वो रिपीट हो रही है, इस तरह से ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर एक यूनिट होती है जो रिपीट होती रहती है। वो एक दूसरे के साथ मिल के कोई बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बनाते, बल्कि छोटा ही यूनिट रहता है और वो रिपीट और होता है। इसकी एग्जांपल्स हम इनको फिर आयनिक इसको हम आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम अलग टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है फार्मूला यूनिट, क्योंकि ये एग्जिस्ट यूनिट हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि फार्मूला जो है वो यूनिट में एग्जिस्ट कर रहा है और रिपीट होता जाता है। जैसे कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड है NaCl, ठीक है, ये NaCl जितना भी हम नमक लेंगे उसके अंदर ये क्रिस्टल्स इसके एग्जिस्ट करते जाएंगे। KCl भी इसकी एग्जांपल आ सकती है, पोटाशियम ब्रोमाइड भी इसकी एग्जांपल आ सकती है। तो यूं जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर फार्मूला यूनिट को स्टडी किया जाता है। फार्मूला यूनिट के अंदर आयनिक कंपाउंड्स की रिपीटिंग यूनिट्स को लिया जाता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।